हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं खुशबू गुप्ता आपके इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक बताने वाली हूँ। फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन सिंपल वर्ड्स डिन, एंड द अदर टॉपिक इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, सेक्शन 162। सो स्टार्ट करते हैं हम डिन से। तो डिन क्या होता है, डिन कौन किसको अलॉट करता है, डिन क्या इंक्लूड करता है, मैं ये सब बताने वाली हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिविजुअल को हु इज़ इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, उसको डिन अलॉट करती है। डिन का पर्पस आइडेंटिफिकेशन है। डिन का पर्पस आइडेंटिफिकेशन होता है इंडिविजुअल के लिए जो कि कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा है। और डिन क्या इंक्लूड करता है, डिन डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर इंक्लूड करता है विच इज इशूड अंडर LLP एक्ट 2008, जो कि LLP एक्ट 2008 में इशू किया गया है। नाउ कम्स टू सेक्शन 152 सबसेक्शन 3। सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इंडिविजुअल हु इज अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, उसके लिए डिन लेना मैंडेटरी है। सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 कहता है वो इंडिविजुअल जो कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा है उसके लिए डिन लेना मैंडेटरी है। हम जो भी आगे पढ़ेंगे सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, मतलब सेक्शन 153 टू 159 जो है वो आपको सारे डिन का प्रोसीजर बताता है कि कैसे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल कैसे अप्लाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अलॉट करती है। तो मैं सबसे पहले सेक्शन 153 से स्टार्ट करती हूँ। सेक्शन 153 में इंडिविजुअल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करता है डिन के लिए। वो फॉर्म DIR 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करता है डिन के लिए। DIR 3 में इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करता है डिन के लिए। सेक्शन 153 में एक और बात लिखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि अगर वो कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम डिन की तरह ट्रीट कर सकते हैं उसको प्रिस्क्राइब कर देती है एंड इंडिविजुअल जो है वो उस आइडेंटिफिकेशन नंबर को ऑब्टेन कर लेता है, तो इस केस में सेक्शन 153 शैल नॉट बी अप्लाई, और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। नाउ कम्स टू सेक्शन 154। सेक्शन 154 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ उस एप्लीकेंट को और इंडिविजुअल को डिन अलॉट कर देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिन इंडिविजुअल को अलॉट जो करती है वो सेक्शन 154 में बताया गया है। सेक्शन 155 में आते हैं। सेक्शन 155 कहता है कि इंडिविजुअल जिसको डिन ऑलरेडी अलॉट हो चुका है वो दूसरे डिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ये प्रोहिबिशन हो जाएगी सेक्शन 155 की। तो इंडिविजुअल जिसको डिन ऑलरेडी मिल चुका है वो दूसरे डिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। सेक्शन 156 क्या कहती है, सेक्शन 156 कहती है कि इंडिविजुअल को जैसे ही सेक्शन 156 कहती है इंडिविजुअल को जैसे ही दिन अलॉट हो जाता है उसके विद इन 1 मंथ में वो कंपनी में इन विच ही इज अ डायरेक्टर उस कंपनी को इंटीमेट करता है। सेक्शन 156 में इंडिविजुअल कंपनी को इंटीमेट करता है इन विच ही इज अ डायरेक्टर। सेक्शन 157 क्या कहता है, सेक्शन 157 कहता है कि कंपनी जैसे ही डायरेक्टर का इंटीमेशन रिसीव करती है उसके 15 डेज में वो रजिस्ट्रार को उसकी इंटीमेशन सेंड कर देती है। कंपनी 15 डेज में रजिस्ट्रार को इंटीमेशन दे देती है और इंडिविजुअल कंपनी को 1 मंथ में इंटीमेशन दे देता है। नाउ सेक्शन 156 में अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया या किसी भी ऑफिसर ने इंटीमेशन में डिफॉल्ट किया तो उस केस में पेनल्टी लिखी गई है। मतलब कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो उस पर 25,000 एंड ₹100 पर डे इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख, मतलब 1 लाख से ज़्यादा उस पेनल्टी का अमाउंट नहीं हो सकता है। और सेम पेनल्टी डिफॉल्टिंग ऑफिसर के केस में लिखी हुई है। सेक्शन 158 क्या कहता है, सेक्शन 158 कहता है कि इंडिविजुअल की ऑब्लिगेशन होती है कि अगर वो कोई भी रिटर्न फाइल कर रहा होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल कर रहा होता है जो कि डायरेक्टर से रिलेटेड है तो इस केस में वो इंडिविजुअल उस दिन को उस रिटर्न में उस इंफॉर्मेशन में मेंशन करेगा, ये उसकी ऑब्लिगेशन होती है। सेक्शन 159 में ये बोला गया है कि अगर इंडिविजुअल सेक्शन 153 इंडिविजुअल अगर सेक्शन 152, सेक्शन 155
और सेक्शन 156 का कॉन्ट्रावेंशन करता है, प्रोहिबिशन करता है, तो उस केस में उस पर ₹50,000 की पेनल्टी लग जाती है एंड ₹500 पर डे इन केस ऑफ कंटिन्यूड डिफॉल्ट। तो सेक्शन 159 में इन 3 सेक्शन की प्रोहिबिशन की पेनल्टी दे रखी है। नाउ कम्स टू सेक्शन, नाउ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इन केस में एक रूल आता है, इन केस में एक रूल आता है जो कि रूल है 12। रूल 12 क्या कहता है? रूल 12 कहता है कि इंडिविजुअल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिन के लिए अप्लाई किया था DIR 3 में, लेकिन इन केस अगर वो इंडिविजुअल DIR 3 के पर्टिकुलर्स में कोई चेंजेस करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा? उस केस में इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सारे चेंजेस इंटीमेट करेगा जो भी उसने DIR 3 के पर्टिकुलर्स में किए हैं, और वो चेंजेस वो फॉर्म DIR 6 में करेगा। इसका मतलब इंडिविजुअल फॉर्म DIR 6 फाइल करेगा और उसके फाइल करने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चेंजेस की इंटीमेशन देगा। फॉलोइंग मैनर्स आर देयर, जिसमें ये बता रखा है कि वो चेंजेस कैसे इंटीमेट करेगा और वो चेंजेस कैसे करेगा। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फॉर्म DIR 6 को डाउनलोड करेगा, वो उसको फिल करेगा, फिर वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर वेरीफाई करने के बाद वो उस फॉर्म DIR 6 को डिजिटली साइन करवाएगा। वो फॉर्म DIR 6 को इंडिविजुअल डिजिटली साइन करवाएगा तीनों में से किसी भी एक से। यहाँ पे मैं 3 लोगों के नाम बताऊंगी, उन तीनों में से किसी भी एक पर्सन से वो इस फॉर्म को डिजिटली साइन करवाएगा। पहला होता है CA इन प्रैक्टिस, वो इस फॉर्म को CA इन प्रैक्टिस से साइन करवा सकता है, या वो CS इन प्रैक्टिस से साइन करवा सकता है, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से। वो इन तीनों में से किसी एक से इस फॉर्म को साइन करवाएगा। साइन करवाने के बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ स्कैन किए हैं वो उसको अटैच करेगा और वो DIR 6 को फाइल कर देगा। DIR 6 को फाइल करने के बाद अब सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? उस फॉर्म को वेरीफाई करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है उस वेरिफिकेशन करने के बाद कि सारे जो भी अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी प्रूफ्स अटैच करे हैं वो सारे ओके हैं, तो उसके बाद वो उसको इनकॉर्पोरेट कर देती है। जितने भी चेंजेस करें उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर देती है और वो इंटीमेट कर देती है एप्लीकेंट्स को और यू कैन से इंडिविजुअल को कि आपके MCA की साइट के डाटाबेस में वो सारे चेंजेस जो है वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस इंडिविजुअल को इंटीमेट कर देती है कि आपके चेंजेस सेव हो चुके हैं हमारी साइट पे, उसके विद इन 15 डेज में वो डायरेक्टर जो है वो कंपनी को इंटीमेट कर देता है ये सारे चेंजेस। कंपनी को वो जो चेंजेस इंटीमेट करता है वो 15 डेज में करता है। जो भी चेंजेस उसने किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव कर दिए तो वो कंपनी को 15 डेज में सारे चेंजेस की इंटीमेशन दे देता है। नाउ देयर आर सम केसेस कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर जो है वो दिन को डीएक्टिवेट, सरेंडर, कैंसिल और रीएक्टिवेट भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रूल 11 ऑफ द कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट दिन जो उसने इंडिविजुअल को अलॉट किया था वो डीएक्टिवेट भी कर सकती है, वो उसको सरेंडर भी करवा सकती है, वो कैंसिल भी कर सकती है और उसको रीएक्टिवेट भी कर सकती है। यहाँ पे मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगी जिन केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर और एनी पर्सन ऑथराइज बाय रीजनल डायरेक्टर वो इस दिन को डीएक्टिवेट भी और कैंसिल भी कर सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर वेरिफिकेशन के करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करे गए हैं, जो भी स्कैन प्रूफ उस फॉर्म के साथ अटैच किए गए हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर को आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड ये पता चलता है फर्स्ट इज कि वो पर्सन एडजर्न, वो पर्सन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो चुका है, या वो पर्सन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो चुका है, या वो उस पर्सन जो कि डायरेक्टर बनने जा रहा है उसकी डेथ हो चुकी है, या अगर ये पता चलता है कि जो भी दिन उसको अलॉट हुआ है वो फ्रॉडुलेंटली मैनर में अलॉट हुआ है, वो रॉन्गफुली मैनर में अलॉट हुआ है, या जो दिन उसको अलॉट हुआ है वो रॉन्ग है, जो भी प्रिस्क्राइब एप्लीकेशंस हैं, जो भी प्रूफ है वो सारे रॉन्ग अटैच किए गए हैं, तो इस केस में, या फिर अगर जो डिन होल्डर है वो खुद ही DIR 5 में ये कह देता है, मतलब सेल्फ इंटीमेट कर देता है कि जो भी उसको डिन अलॉट किया गया था
जो भी उसको डिन अलॉट किया गया था वो अभी कोई भी रिटर्न या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टर से रिलेटेड है उसको फाइल करने में यूज़ नहीं हुआ है, या ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। अगर वो ये दो बातें खुद से ही इंटीमेट कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डिन को कैंसिल या डीएक्टिवेट कर देती है। बिफोर कैंसिल और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड shall be given to such individual। मतलब कैंसिल और डीएक्टिवेट करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है इंडिविजुअल को ऑफ बीइंग हियर। तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ केसेस में डिन को डीएक्टिवेट भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, सरेंडर भी कर सकती है, रीएक्टिवेट भी कर सकती है। पहला केस, अगर उसको ये लगता है कि वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो चुका है, या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, या उसकी डेथ हो गई है, या फिर जो उसको डिन अलॉट हुआ है वो रॉन्गफुल मैनर में हुआ है, या उसने खुद ही हमको बता दिया है कि उसने कोई कहीं भी ये डिन मेंशन नहीं किया, ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, तो इस केस में वो डीएक्टिवेट कर सकती है। बाकी वो ई वेरीफाई जरूर कर लेती है उन सारे ई रिकॉर्ड्स को, सबको डीएक्टिवेट करने से पहले एक बार वो ई रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर लेती है। जब डिन आपका डीएक्टिवेट हो जाता है तो वो रीएक्टिवेट तभी हो सकता है, जब डिन आपका डीएक्टिवेट हो सकता है तो वो रीएक्टिवेट तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल DIR-3 को फाइल करता है इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड विद प्रिस्क्राइब फीस। उसको दोबारा से DIR-3 फाइल करना पड़ता है अपने डिन को रीएक्टिवेट करवाने के लिए। तो ये सारे केसेस थे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रीजनल डायरेक्टर जो है वो डिन को कैंसिल भी कर सकती है। जैसे वो डिन अलॉट करती है तो अगर कुछ केसेस में उसे पता चलता है कि फ्रॉड हुआ है या रॉन्गफुल मैनर में उस चीज़ को अलॉट किया गया है तो वो इस केस में उस डिन को डीएक्टिवेट भी कर सकती है। अब मैं आपको सेक्शन 162 के बारे में बताने वाली हूँ। सेक्शन 162 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। सेक्शन 162 कहता क्या है? सबसे पहली बात तो सेक्शन 162 प्रोहिबिट करता है कि सिंगल रिजोल्यूशन से 2 और मोर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। मतलब सेक्शन 162 प्रोहिबिट दैट 2 और मोर डायरेक्टर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय सिंगल रिजोल्यूशन। सेक्शन 162 ये कहता है, या सेक्शन 162 यू कैन से रिक्वायर्स करता है कि एवरी पर्सन टू बी वोटेड इंडिविजुअली फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर। मतलब सिंगल रिजोल्यूशन से आप 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट रिजोल्यूशन से हर पर्सन का अपना अपना रिजोल्यूशन होगा जिससे कि वो अपॉइंट हो सकता है एज ए डायरेक्टर। बट यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप 2 केसेस को कंपाइल करते हैं, 2 कंडीशन को कंप्लीट करते हैं, तो आप इन केस में 2 और मोर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं सिंगल रिजोल्यूशन से। फर्स्ट इज, जब आप 2 और मोर से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे होते हैं तो आप उससे पहले आप मीटिंग्स में ये रिजोल्यूशन पास कर दीजिए कि हम 2 और मोर डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर रहे हैं, और वो जो रिजोल्यूशन आपने पास किया है उसके अगेंस्ट कोई भी वोट कास्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये 2 कंडीशन है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप 2 और मोर डायरेक्टर्स को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं। 2 कंडीशन कौन सी? पहली ये कि आप मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर देंगे कि आप 2 और मोर से ज़्यादा डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज दिस कि आपने जो रिजोल्यूशन पास किया है उसके अगेंस्ट कोई भी वोट कास्ट नहीं है, अगेंस्ट कोई वोट नहीं जाना चाहिए। तो आप इन 2 केसेस में 2 और मोर डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपने सेक्शन 162 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? यहाँ पे कुछ कंसिक्वेंसेस दे रखे हैं कि अगर 162 सेक्शन का प्रोहिबिशन हुआ तो आप क्या करेंगे। उस केस में जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उस मीटिंग में, अगर आपने इसको कॉन्ट्रावेक्ट करके कोई भी अपॉइंटमेंट की है तो वो वॉइड मानी जाएगी, शैल बी वॉइड, ऑल सच अपॉइंटमेंट शैल बी वॉइड मानी जाएगी। एंड द सेकेंड इज सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटिक और डीम्ड और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अप्लाई नहीं होगी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एडजर्न मीटिंग में भी अगर डायरेक्टर की वैकेंसी फिल नहीं होती है तो उस केस में मान लिया जाता है कि रिटायरिंग डायरेक्टर की ही ऑटोमेटिक
अपॉइंटमेंट हो चुकी है, ये डीम्ड माना जाता है। तो अगर आपने सेक्शन 162 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो वो सेक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। तो ये दो कॉन्सिक्वेंस हैं अगर आपने सेक्शन 162 का कॉन्ट्रावेंशन किया। अब सेक्शन 162 तीन कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। यू कैन से देयर आर सम नॉन एप्लीकेबिलिटी जिसपे ये सेक्शन नहीं लगता है। फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन 162 नहीं लगता है। सेकेंड इज गवर्नमेंट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्ड की हुई हो। एंड थर्ड इज होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। ये तीन कंपनियों के केस में सेक्शन 162 नहीं लगता है, प्रोवाइडेड इट हैज़ नॉट बीन अकर एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और has not occurred any default in filing annual return under section 92। मतलब अगर उन्होंने एनुअल रिटर्न और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हुए कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा तो उस केस में वो लोग ये सेक्शन 162 सेक्शन इन तीनों कंपनियों पे नहीं लगेगा। तो मैंने जो आपको आज दो सेक्शन पढ़ाए हैं, मैं आपको उसके कुछ नोट्स दिखाने जाती हूँ। इन दो सेक्शन के नोट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मैंने आपको बताया, जो कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 कहता है कि उसके लिए मैंडेटरी है, इंडिविजुअल के लिए जो भी डायरेक्टर बनने जा रहा है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो डिन अप्लाई करेगा। ठीक है, अब जो डिन वो अप्लाई करेगा, डिन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी पर्सन जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो है डायरेक्टर नहीं बन सकता है अगर उसको डिन नहीं अलॉट किया गया है। फाइलिंग कैसे होती है, तो वो DIR 3 में फाइल करता है उसको। कुछ प्रोसीजर्स बता रखे हैं कि आपको बिफोर अपॉइंटमेंट डिन कैसे अलॉट होगा। तो जो भी इंडिविजुअल है अपॉइंट होने जा रहा है वो इस तरीके से DIR 3 फिल करेगा, वो साइन होनी चाहिए, सबमिट होनी चाहिए। सब कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक ही हो रहा है, तो DIR 3 भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है। अलॉटमेंट कैसे होती है, 1 मंथ के अंदर अलॉटमेंट हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस इंडिविजुअल को अलॉट कर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोहिबिशन होती है। सेक्शन 155 बताया था मैंने कि डिन की प्रोहिबिशन होती है। अगर उसको ऑलरेडी डिन अलॉट कर दिया जाता है तो वो उससे ज़्यादा डिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। डायरेक्टर इंटीमेट कर देता है, डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन, डायरेक्टर को इंटीमेट करना होता है कंपनी को जिनमें भी वो डायरेक्टर है। जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है वो भी विदिन 1 मंथ होगी। अब कंपनी को भी डिन इन्फॉर्म करना होता है तो वो 15 डेज़ के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ पे कुछ पनिशमेंट्स बताई गई है जो मैंने आपको बताई थी। अगर इंटीमेशन के केस में कोई भी फेलियर होता है तो उसकी पनिशमेंट कंपनी ऑफिसर के केस में क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ऑब्लिगेशंस बताए हैं। फिर 159 में 152 और 153 की आपको पनिशमेंट्स बताई है अगर आप कॉन्ट्रावेंशन। कैंसिल, सरेंडर, रीएक्टिवेट कैसे करते हैं, ये सारा जो मैंने बताया आप नोट्स में देख सकते हैं। फिर इंटीमेशन ऑफ चेंजेस जो भी वो करता है DIR 6 में फॉर्म फिल करके इंटीमेट करता है। नाउ कम्स टू सेक्शन 162 अपॉइंटमेंट कैसे होती है। 162 ये कहता है कि प्रोहिबिट करता है कि कोई भी सिंगल रिजोल्यूशन पास करके आप नहीं 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। और नॉन एप्लीकेबिलिटी में मैंने बताई है आपको कि गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इस केस में या होली ऑन सब्सिडरी कंपनी के केस में ये सेक्शन नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ 2 टॉपिक शेयर करे हैं, आपको नोट्स भी बताए हैं। आपको नोट्स भी शेयर करे हैं मैंने। अगर आपको इनकेस को मेरे जो पढ़ाया हुआ है उसके रिटर्न नोट्स चाहिए, इनकेस आपको रिटर्न नोट्स चाहिए होंगे तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है। आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके मेरे पढ़ाए हुए के जो भी रिटर्न नोट्स है वो आपको मिल सकते हैं, वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो आपको आज की 2 टॉपिक अगर समझ आए हो, अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही और वीडियोज़ के साथ आऊँगी।